बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2023 शुरू आने को है, कुछ हफ्ते बाकी हैं। स्वीडन के अंदर कुछ कानून तब्दील होने जा रहे हैं। तो इस वक्त जिसका अगर मूड है या जिसका दिल करता है कि वो स्वीडन में मूव हो जाए, तो ये इस वक्त बड़ा बेस्ट चांस है, क्योंकि आने वाले कुछ अरसे के बाद स्वीडन में कानून इतना सख्त होने जा रहे हैं कि जो लोग नए स्वीडन में आएंगे उनके लिए रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। मैं सिंपली आपको एक हिंट देता हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम तनख्वाह को मिनिमम जो वेजेस है उनको बढ़ाने जा रहे हैं। लोग जो काम कर रहे हैं उनकी नहीं, जो बाहर से आ रहे हैं स्वीडन में मूव होना चाह रहे हैं, उसके लिए वर्क परमिट हासिल करनी और तनख्वाह नॉर्मल है उसको हम बढ़ा के मिनिमम 3,300 यूरो करने जा रहे हैं। 33,000 स्वीडिश क्राउन बनते हैं। इस वक्त जो मौजूदा रिक्वायरमेंट है वो एक आदमी की 13,000 स्वीडिश क्राउन है, यानी 1,300 यूरो है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। उसके अलावा जो बाकी भी रिक्वायरमेंट है वो बाकी भी बहुत ज़्यादा सख्त होने वाली है। इसलिए अगर किसी शख्स ने इस वक्त स्वीडन में मूव होना है यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक से, जिनके पास उनके पास उन यूरोपीय यूनियन के ममालिक का लॉन्ग टर्म कार्ड या परमानेंट कार्ड होना ज़रूरी है। अब सबसे पहले तो ये देखा जाए कि किन किन ममालिक में जो लोग जिनके पास लॉन्ग टर्म कार्ड है या परमानेंट कार्ड है वो लोग स्वीडन में आ सकते हैं। उसमें जो ऑस्ट्रिया में रहने वाले, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस। अच्छा, आप फोटो में साथ साथ देख रहे हैं कि हर किसी के कार्ड के आगे लिखा हुआ है, मसलन ऑस्ट्रिया के आगे लिखा हुआ है EG, बेल्जियम के आगे लिखा हुआ है CE। तो आप ये चेक कर लें कि आपका कार्ड 5 साल का है या फॉरएवर है, जो भी है, क्या उसके आगे ये चीज़ लिखी हुई है। जिस तरह ऑस्ट्रिया के आगे EG लिखी हुई है, बुल्गारिया के आगे EC लिखी हुई है, क्रोएशिया के आगे EZ लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर। ये सिंपल है। इसका मतलब ये है कि आपका कार्ड एलिजिबल है, ये यूरोपीय यूनियन का कार्ड है, ये परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है। आप इसको जो भी नाम दे लें, लेकिन अगर ये चीज़ें आपके कार्ड के ऊपर नहीं है और आपके पास बेशक 5 साल का कार्ड हो या आपके पास अजाइलम का 5 साल का नॉर्मल कार्ड हो, तो आप उस कार्ड पे यहाँ पे नहीं आ सकते। ये मेन चीज़ है, इसको आपने ख़ास ख्याल रखना है। क्योंकि मुझे पिछली दफ़ा भी जब मैंने वीडियो बनाई थी 2 साल पहले, तो लोगों ने कहा था जी मेरे पास अजाइलम का 5 साल का कार्ड है, भाई उस पर नहीं आ सकते। उनके ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई होनी लाजमी, आप फोटो में देख रहे हैं। अच्छा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन, जिसमें हम रह रहे हैं, ये उस मायदे का एक हिस्सा है जिसके तहत वो लोग एक दूसरे के ममालिक में जा सकते हैं। बाकी ममालिक इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, लेकिन जर्मनी और स्वीडन इजाज़त देते हैं कि आप दूसरे ममालिक के परमानेंट कार्ड पे इन ममालिक में आप सेटल हो सकें। डेनमार्क और आयरलैंड को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उनका कार्ड इनके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये तो हो गए बेसिकली ममालिक और उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि ये लोग यहाँ कौन कौन यहाँ पे आ सकते हैं। अब अगर आप देखा जाए, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्वीडन अगर आपने मूव करना है तो स्वीडन में मूव करने के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप काम करने के लिए स्वीडन में आ रहे हैं। दूसरा आप ये कह सकते हैं जी कि आप बिजनेस करने के लिए स्वीडन में आ सकते हैं। तीसरा ये है कि आप स्टडी करने के लिए स्वीडन में आ सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप पेंशनर हैं तो भी आप स्वीडन में मूव हो सकते हैं। मैं स्टडी वाले को और पेंशन वाले को थोड़ा सा स्लो रखूँगा, लेकिन जो पहले 2 ऑप्शन हैं वर्क के लिए और बिजनेस के लिए, मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं इटली से आया हूँ, मेरे पास इटली का कार्ता दी सोजोर्नो था, उसमें भी यहाँ मैं स्वीडन में मूव हूँ। मेरे साथ मेरी फैमिली इटली में रह रही थी, वो यहाँ पे मूव हुए हैं। मैं यहाँ पे आऊँ, मैंने जॉब हासिल की है, मैंने सैलरी दिखाई है, उसके बाद मैं यहाँ पे फैमिली के साथ मूव हो गया। मेरी पूरी फैमिली को पेपर मिल गए। एक दूसरा ऑप्शन था कि मैं यहाँ पे आऊँ, एक शॉप ख़रीदूँ या एक शॉप बनाऊँ, उस दुकान पे या उस फैक्ट्री की किसी भी बेस पे मैं पेपर्स के लिए अप्लाई कर दूँ।
जो वर्क के लिए, काम के लिए, कि मैं यहाँ पे आकर जॉब तलाश करूँ, इसका दौरानिया बहुत कम है। दौरानिया कम है मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड में आपका डिसीजन आ सकता है। जो आप बिजनेस करते हैं आके स्वीडन में, तो आप समझ लें कि जो आपका केसेस है वो बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि उसमें फिर वो मुमकिन है आपको 2 साल बाद कहें जी अब हमें टैक्सेस दिखाए, आप क्या कमा रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो वो लॉन्ग टर्म्स चलेगा। इसलिए जो शॉर्टकट तरीकाकार है वो काम का है। इसमें भी गारंटी नहीं है कि आपको 2 महीने 3 महीने में पेपर मिल जाएंगे। मुझे 9 महीने के बाद पेपर मिले थे यहाँ पे आके, तो ये काफ़ी लंबा टाइम है, लग सकता है इसमें। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप शॉर्टकट इसका कोई नहीं। हाँ, एक चीज़ है, आप इन ममालिक के कार्ड भी यहाँ पे आएँ, आके जॉब तलाश कर लें और जॉब शुरू कर दें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जब कार्ड मिलेगा तो आप जॉब शुरू कर, नहीं। जिस दिन आपको जॉब मिल गई, आप रेगुलर लीगल बेस पे यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, आपको सैलरी ले सकते हैं, आपकी हर चीज़ रेगुलर चलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब शुरू करते हैं। जब आप यहाँ पे जॉब आपको मिलती है तो आप अप्लाई किस तरह करते हैं? याद रखें, जॉब के बगैर या बिजनेस के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप 3 महीने पहले यहाँ पे रह सकते हैं जॉब ढूंढने के लिए। जो ही आपको जॉब मिलेगी उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है वर्क परमिट स्वीडन का। स्वीडन का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपको आपका पासपोर्ट चाहिए। अगर मैं शुरू करूँ तो मैं वर्क वीज़ा से शुरू कर रहा हूँ। आपको आपका पासपोर्ट चाहिए। उसके अलावा आपको जिस मुल्क से आप आए हैं उस मुल्क का आपको परमानेंट कार्ड चाहिए, उनकी कापियाँ आपने साथ लगानी है। उसके बाद आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जिस जॉब कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सैलरीज और आपके आवर्स और उस कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन लिखी होनी चाहिए। अब इस पे मैं जॉब की ड्यूरेशन पे बात 1 सेकंड करूँगा कि जॉब की ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा होगी इतना लंबे अरसे का कार्ड आपको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक टेम्प्रेरी जॉब मिली है 6 महीने की और आप जाके अप्लाई करते हैं इमिग्रेशन में, जी मुझे यहाँ पे कार्ड दिया जाए, तो आपको सिर्फ 6 महीने का कार्ड देंगे। लेकिन अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट फॉर एवर है तो आपको 5 साल का कार्ड मिल जाएगा। ये आपके जहन में होना चाहिए कि जब आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो वो लंबे अरसे होना चाहिए उसमें, ताकि गारंटी हो कि आपके पास लंबे अरसे का आपको कार्ड मिलेगा। वरना हर 6 महीने बाद, साल बाद आपका रिन्यूअल में जाएगा, दोबारा से नई रिक्वायरमेंट्स आएंगी, फिर वो पूरी करनी पड़ेगी। तो ये एक लंबा, जिसको बोलते हैं घन चक्कर सा बन जाएगा। इसलिए कोशिश करेंगे जब आप जॉब मिले आपको उनसे मिन्नत तरले करके जॉब कॉन्ट्रैक्ट फॉर एवर लें, ताकि आपको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिले और 5 साल के आपको 5 साल के आपको पेपर मिले, कॉन्ट्रैक्ट आपका फॉर एवर होना चाहिए। जॉब कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपने सैलरी स्लिप भी लगानी होगी, जो आपको पहली सैलरी स्लिप भी ली है, वरना वो आपको उससे सैलरी स्लिप बाद में मांग सकते हैं। जिस वक्त भी वो डिसीजन देंगे तो आपको डिसीजन देने से पहले आपसे वो सैलरी स्लिप्स मांगेंगे, और मिनिमम मेरे ख्याल में आखिरी 3 महीने की सैलरी स्लिप्स वो आपसे लाजमी मांगेंगे। ये कन्फर्म नहीं है, गारंटी नहीं है, लेकिन वो आपसे सैलरी स्लिप्स ज़रूर मांगेंगे। ये सब लोगों का तजर्बा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप एक शॉप या दुकान खोलते हैं और उसकी बेस पे आप कहते हैं जी कि आपको यहाँ पे पेपर उसकी बेस पे मिलने चाहिए, तो उसके लिए आपको एक बिज़नेस खोलने का जो यहाँ पे तरीक़ाकार है कि आप टैक्स ऑफिस में जाएं, वहाँ पे जाकर दुकान अपना बिज़नेस खोलें। एफ-स्कॉत उसको बोलते हैं। आपके पास एफ-स्कॉत के पेपर होने चाहिए, या आपने कोई बिज़नेस परचेज़ किया तो उसके परचेज का एग्रीमेंट होना चाहिए। ये चीज़ें लगाएंगे आप। उसके बाद आप एप्लीकेशन साथ जमा कराएंगे, तो आप उसके बाद जब टाइम गुजरेगा तो वो इमिग्रेशन वाले आपसे बाद में पूछना शुरू हो जाएंगे कि आप जो टैक्स पे कर रहे हैं, आपके सारे जो खाते हैं वो हमें सारे खाते दिखाएं। और नॉर्मली मैंने लोगों को देखा है कि मोस्टली लोगों के पेपर 2-2, 3-3 साल, लकी आदमी जिसके पेपर 1.5 साल में 1 साल में निकल आए, वरना 2-2, 3-3 साल वो चल जाते हैं उसमें। और उस अरसे में उनका वो टैक्स का रिटर्न मांगते हैं। टैक्स रिटर्न मीन कि आपकी सालाना आमदनी कितनी है, आपने कितने कमाए हैं, आपने कितना टैक्स दिया है, आपकी दुकान पे कितना खर्चा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपसे मांगते हैं। अगर आप शॉप पे आपकी, तो आप ये सोच लें कि आपका 2000 यूरो हर चीज़ कटा के आपकी मंथली बचत होनी चाहिए। इट्स मीन कि 20,000 स्वीडिश क्राउन आपकी बचत होनी चाहिए।
अब जब 20, लेकिन अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सिंगल पर्सन के लिए 13,000 स्वीडिश क्राउन मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। अब अगर आप फैमिली बेस पे यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 13,000 एक सिंगल पर्सन का है। अब फैमिली पे पर्सन के लिए अगर आप पूरी इमिग्रेशन की वेबसाइट को छान लें तो वो आपको नहीं बताएंगे कि आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। वो कहते हैं आपकी आमदनी 13,000 होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे मूव हो रहे हैं। फैमिली की आमदनी कितनी होनी चाहिए, ये जो दूसरी कैटेगरीज हैं उसमें मुख्तलिफ उन्होंने आमदनी दिखाई हुई है। मैं आपको उसमें से कोई कैटेगरी में देख के अंदाज़ा लगा के बता सकता हूँ। ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन आप ये सोच लें कि इतनी आपकी होनी चाहिए कम से कम। तकरीबन इसमें 3,400 एक्स्ट्रा क्राउन्स आपकी वाइफ अगर आपके साथ आ रही है। अगर आपके बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं तो 2,756 क्राउन उनके होने चाहिए। अगर आपके बच्चे 10 साल से कम उम्र के 3,308 क्राउन उसके भी एडिशनल होने चाहिए। अगर आपके बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं तो 3,860 उसके भी एडिशनल होने चाहिए। अगर आपके बच्चे 15 साल से ऊपर हैं तो 4,411 उसकी भी एडिशनल आपके पास ये पैसे होने चाहिए। तो आप ये समझ लें कि अगर आपकी फैमिली 4 बंदों पे है, मैं अप एंड डाउन करके आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 23-24 हज़ार की सैलरी आपके पास होनी चाहिए, तब आप फैमिली के साथ यहाँ पे मूव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले मूव हो रहे हैं तो आपके पास 13,000 मिनिमम होना चाहिए। अब फैमिली मूव होने में भी 2 चीज़ें हैं। एक फैमिली आपकी इस मुल्क में, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, आप इटली में, ग्रीस में, जर्मनी में, फ्रांस में या यूनान में या स्पेन में या पुर्तगाल में रह रहे हैं, रोमानिया में रह रहे हैं, माल्टा में रह रहे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है। वो वहीं से आपकी फैमिली आपके साथ पहले दिन आएगी जिस दिन आप यहाँ पे जॉब ढूंढने आएंगे, उनको यहाँ पे पेपर मिल जाएंगे। इन केस अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में है तो भी आपकी फैमिली यहाँ पे आ सकती है। उसका तरीक़ाकार सिंपल ये है कि जब आप यहाँ पे पेपर अप्लाई करेंगे तो उस पेपर्स में अपनी एप्लीकेशन डालनी है उस आप उनकी फैमिली मेम्बरान्स की भी, जिनको आप पाकिस्तान से यहाँ पे बुलवाना चाहते हैं। अब कौन सा शख्स आपकी फैमिली के यहाँ पे आ सकता है, मैं आपको इस सिंपल उसकी कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि कौन सा शख्स आपके साथ फैमिली मेम्बर्स के तौर पे आ सकता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कानून में लिखी हुई हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको वो फॉलो नहीं करेंगे इमिग्रेशन वाले ना। और कौन सी चीज़ें मैं आपको ये भी बताता हूँ। आपकी मियाँ बीवी में से जो भी यहाँ पे पहले आकर अप्लाई कर रहा है उसका पार्टनर जो है वो यहाँ पे आ सकता है। आपके 21 साल से कम उम्र के गैर शादीशुदा बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। 21 साल से कम उम्र के, ये जो कानून में है। उसके साथ लिखा हुआ अगर आपके बच्चे 21 साल से ज़्यादा हैं लेकिन वो आप पे डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, तो वो भी यहाँ पे आपके साथ आ सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा इमिग्रेशन वालों को समझाना, लेकिन कानून ये कह रहा है, कानून मना नहीं कर रहा। अब उसमें यह कि उन्होंने लिखा जी कि अगर आपके वालिदैन भी आप पे डिपेंडेंट है, आपने प्रूफ देना होगा, तो वो भी आपकी फैमिली के साथ आ सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है ये सिर्फ फर्स्ट टाइम है कि आपके वालिदैन आपके फैमिली के साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे पहुँच जाए और बाद में सोचें कि मैंने वालिदैन को बुलाना है, फिर ये समझ लें कि 99.99% ना है, इसमें कोई गारंटी नहीं आपको। लेकिन ये फर्स्ट टाइम भी अगर आप बुलाएंगे तो इसमें भी चांसेस है आपके पास 2 या 3% कि आपके वालिदैन को वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। आपके जो सिर्फ फैमिली मेम्बरान्स हैं उनको वीज़ा मिलेगा। अब फैमिली मेम्बरान्स में भी कुछ आप ऐड कर लें। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी बीवी है, उसके शादी से पहले दूसरे शोहर से बच्चे हैं और वो इस बीवी के साथ रह रहे हैं, तो वो बच्चे भी आपके पास आ सकते हैं। या आपके जो बच्चे हैं जो इस बीवी के साथ नहीं है, पहली बीवी से हैं, तो वो बच्चे भी आपके साथ आ सकते हैं। जिनका डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है फर्स्ट कैटेगरीज में, वो आ सकते हैं यहाँ पे आपके पास, बशर्ता कि आपके पास आपकी आमदनी पूरी होनी चाहिए। अब आमदनी जब पूरी होगी तो इसके साथ एक दूसरी कैटेगरीज या फैमिलीज बनाने के लिए कि आपके पास मकान भी ठीक होना चाहिए। अब मकान किस तरह ठीक होना चाहिए कि आपके पास इतना बड़ा सफिशिएंट मकान हो जो आपकी पूरी फैमिली को सेटल कर सके। कितना होना चाहिए? मियाँ बीवी के लिए 1 कमरा होना चाहिए, 2 बच्चों के लिए 1 कमरा होना चाहिए। जितने बच्चे हैं
उसके हिसाब से आप लगा लें, इतने कमरे होने चाहिए। अब मकान यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, एक होता है डायरेक्ट आप कंपनी से मकान किराए पे ले रहे हैं, एक होता है आप किसी से मकान किराए पे ले रहे हैं। दोनों सूरतों में आपके पास मकान का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसमें आपने अपना रेजिडेंट बनाना है, उसमें आपने अपनी फैमिली को लेके आना है, लेकिन मकान इतना सफिशेंट होना चाहिए कि आपकी फैमिली उस मकान में आके बाइज़्ज़त तरीके से रह सके। तो अब जो रिक्वायरमेंट है उसमें सैलरी के साथ आप मकान को भी ऐड कर लें, ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हो गई हैं। आप जब आप फैमिली को यहाँ पे बुलाते हैं तो फैमिली के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे मैंने पहले बताया कि आप पर्सनली तौर पे यहाँ पे आ रहे हैं तो आपकी कम रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब आप फैमिली के लिए आ रहे हैं तो आपको उसमें निकाहनामा भी अटैच करना होगा, मैरिज सर्टिफिकेट निकाहनामा अटैच करना होगा, या फिर आपको पार्टनरशिप का सिविल मैरिज आपने सिंपल की हुई है, या जिस तरह गोरों के मुल्क में होता है कि आप दोनों साथ रह रहे हैं तो एक साथ रहने का प्रूफ आपको देना होगा कि आप दोनों साथ रह रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत लाजमी है आपके साथ। खैर बच्चों के पासपोर्ट वगैरह उनका तल्लुक आप ज़ाहिर करने के लिए, जिस तरह पाकिस्तान में, अब मुझे नहीं पता वो फार्म बे, उस ज़माने में फार्म बे वो करता था, फार्म बे हो जिसमें आपके बच्चों के साथ आपका पूरी फैमिली का जिस सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपके बच्चों का तल्लुक ज़ाहिर हो रहा हो दोनों फैमिली से, मियाँ बीवी से। जब मैंने इससे पहले पेरेंट्स की बात की थी तो आपकी बीवी के पेरेंट्स भी आ सकते हैं, शर्त वही है, मिलेगा वीज़ा नहीं उनके लिए भी, बहुत रेयर केसेस में अगर मिल सके तो, लेकिन आपको डिपेंडेंट साबित करके बुला सकते हैं आप उनको। उसके अलावा उन्होंने कहा जी अगर आपके 21 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं तो आपने ये साबित करना होगा कि ये बच्चे आप पे डिपेंडेंट हैं। अब इसका अप्लाई करने का तरीकाकार है, जब आपको जॉब मिल जाए, आपके पास मकान साथ हो, आप अप्लाई कर दें। घर के हर फर्द के लिए एक एक अलहदा फॉर्म आपने फिल करना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है, उनकी आपने फ़ीस पे करनी है। फ़ीस जो मेन अडल्ट है उसके लिए 1500 है, बल्कि सब अडल्ट के लिए 1500 है। जो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके लिए तकरीबन 750 स्वीडिश क्राउन है, आप बैंक में पे करें। उसके बाद क्या होगा, जब आप प्रोसेस में डाल देंगे अपनी एप्लीकेशन को, या तो आप बाई पोस्ट उनको भेज दें या खुद इमिग्रेशन के ऑफिस में जाके उनके ऑफिस के बाहर एक बॉक्स लगा होता है उस बॉक्स में डाल दें, या फिर आप इंफॉर्मेशन वाली खिड़की में लिफाफा बंद करके उनको जाकर पकड़ा दें, दैट इज़ एनफ एज वेल। जब आप एप्लीकेशन डाल देंगे उसके बाद आपने सिर्फ वेट करना है, वो आपको एक दफ़ा बुलाएंगे डिसीजन से पहले, उसमें आपके वो पासपोर्ट चेक करेंगे। जो आदमी यहाँ पे है उसका पासपोर्ट यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस में चेक होगा, जो आदमी पाकिस्तान में है उनके पासपोर्ट स्वीडिश एम्बेसी पाकिस्तान में चेक होंगे। उसके बाद आपका डिसीजन आएगा। उस डिसीजन से पहले ये हो सकता है कि वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग ले। फॉर एग्जांपल डिसीजन लेने में 1 साल लग गया है उनको, 1 साल के दौरान वो कहेंगे, आप उसको कहेंगे, कह सकते हैं कि जी आप जो जॉब कर रहे थे उसका एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेके कि आप उसी एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। यूरोपीय यूनियन के आने वाले फ्री हैं, जो जिस जहाँ मर्जी काम करें, अच्छी जॉब मिलती है अच्छी जगह जाएं। उसके बाद वो कहेंगे कि जितने अरसे की आपने काम किया हुआ सबकी सैलरी स्लिप्स लेके आए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने मकान किराए पे लिया हुआ उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब मकान का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, तो वो लास्ट टाइम तक ये चीज़ें आपसे सारी मांग सकते हैं। ये दोबारा जब मांगेंगे आप दोबारा उनको भेज देंगे। उसके बाद आपका जब डिसीजन आएगा, मेरी दुआ है कि आप सबको 5-5 साल के पेपर मिलने और आप लोग यहाँ पे सेट हों। स्वीडन के अंदर जो एवरेज सैलरी है वो 3300 यूरो है या 33,000 स्वीडिश क्राउन है। इस एवरेज सैलरी का मतलब ये नहीं है कि जो भी है उसको ये सैलरी मिलनी है, ये अप एंड डाउन में लगता है। स्वीडन के अंदर आपको सैलरी के लिए खुद निगोशिएट करने पड़ेगा। यहाँ पे सैलरी का मिनिमम लेवल कोई नहीं है और सैलरी का मैक्सिमम लेवल कोई नहीं है। आपकी काबिलियत है, आप कितने अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, उस हिसाब से वो सैलरी फिक्स करेंगे। तो जितनी आप अच्छी सैलरी ले सकें मेरी दुआ है। लेकिन नॉर्मल जो नया आदमी आता है अगर वो अपने देशियों के हाथ न चढ़े, वो तकरीबन 125-130 स्वीडिश क्राउन या 12 से लेके 13 यूरो पर आवर कमा सकता है। ये उनको नॉर्मली जॉब मिल सकती है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।